पैनिक अटैक को जवाब। नमस्कार, हम बने हुए हैं बेस्ट सेलर किताब डेयर के दूसरे अध्याय की चर्चा में। आप सुन रहे हैं कोको एफएम और मैं हूं राजीव। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है। जिस तरह हमारी छोटी छोटी कोशिश सफलता का एक बड़ा रूप ले लेती है, उसी तरह एंजाइटी भी बड़े स्तर पर तेजी से हमारे अंदर बूंद बूंद की तरह बढ़ती चली जाती है। क्योंकि एंजाइटी हमारे दिमाग और सोच तक ही सीमित नहीं रहती है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और पैनिक अटैक का रूप ले लेती है। और इसका असर हमारी शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। बैरी मैकडोना लिखते हैं कि अगर हम अपनी एंजाइटी और पैनिक अटैक को 1 से 10 के स्तर पर मापें तो आरंभ के 7 संख्या तक हम कह सकते हैं कि यह केवल एंजाइटी है, लेकिन उसके आगे का स्तर घातक है क्योंकि ये हमें पैनिक अटैक की तरफ ले जाता है। आम भाषा में अगर कहा जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहें। किसी अनचाही सिचुएशन से डर जाते हैं। नए लोगों से मिलने का डर, स्टेज पर जाने का डर या ऊंचाई से डर। ये डर आपके भीतर किसी भी रूप में हो सकता है। आप ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करते हैं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, अपनी स्किन पर अजीब सी हलचल महसूस करते हैं, आपके सांस लेने की गति तेज हो जाती है। ये सभी आपके पैनिक होने के लक्षण हैं। लेकिन घबराएं नहीं, किसी भी एंशियस व्यक्ति के साथ ये सब होना नॉर्मल है। लेकिन इसे अगर हम अपना अंत मान लें तो ये गलत होगा। किताब के लेखक एंजाइटी और पैनिक अटैक पर करीब 32 देशों में अपने सेमिनार दे चुके हैं। वे इस दौरान कई लोगों से भी मिलते हैं, बातें करते हैं। अपनी एक घटना का वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि कुछ लोगों को स्टेज फोबिया और भीड़ का सामना करने में बेहद डर लगता है, क्योंकि वे ये जानते हैं कि स्टेज पर बोलने से उन्हें कोई हानि नहीं होगी। ना तो हाथ में रखा कागज का टुकड़ा उन्हें कुछ कहने वाला है और ना ही सामने बैठे हुए लोग उन्हें किसी तरह की शारीरिक चोट या हानि पहुंचा सकते हैं। इसके बावजूद भी उनका डर सालों साल बना रहता है। केवल अपनी ओवर थिंकिंग के कारण वे अपने सामने एक डर की तस्वीर बना लेते हैं। पैनिक अटैक केवल एक भूतिया कहानी की तरह है। जिस तरह हम हॉरर मूवी देखने के बाद कुछ समय तक यही सोचते रहते हैं कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, या उस समय किसी अजीब सी आवाज की तरफ हमारा ध्यान आसानी से चला जाता है। हम गौर से उसे सुनने लगते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि वहां जरूर कोई है। आप जानते हैं कि आप इससे डर जरूर जाते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से आपको चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। ये केवल कुछ ही समय के लिए आपको डराता है। इसका उद्देश्य आपको भयभीत करना है। और बात रही अपनी शारीरिक विचलता की, तो प्रख्यात मेंटल डॉक्टर हैरी बेरी की माने तो पैनिक अटैक का काम हमारे शरीर को उस अटैक से बचाना होता है, ना कि उसे और ज्यादा चोटिल करना। यह समझना थोड़ा मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपने किसी दुर्घटना का सामना किया। आपको चोट लगने से पहले ये चोट आपकी गाड़ी को लगेगी और वो आपका बचाव कर लेगी। उसी तरह पैनिक अटैक से हमारे शरीर पर पहले असर होता है ताकि हम मानसिक चोट से बच जाएं। ये आप पर किसी समुद्री तूफान की तरह अटैक करेगा। ये ख्याल आपको रखना है कि पहले के कुछ मिनटों में आप किस तरह से उसका सामना करते हैं। अगर आप पहले ही चरण में हार मान लेंगे तो ये आपको धीरे धीरे पैनिक अटैक के दलदल में धकेल देगा। हमारे अधिक पैनिक होने का कारण ही यही है कि हम डर जाते हैं कि कहीं भविष्य में ये और प्रबल न हो जाए। लेकिन हम इस दौरान अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो बिहेव लाइक अ मॉन्स्टर इन फ्रंट ऑफ मॉन्स्टर। लेकिन वास्तव में केवल गहरी सांस और ऑल इज वेल बोलने से सब ठीक हो जाएगा तो ये केवल कल्पना मात्र होगी। पैनिक अटैक से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए हमें अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आपने अभी तक एंजाइटी और पैनिक अटैक के लिए डॉक्टर की सलाह ली है? अगर नहीं तो इस चर्चा में आप जरूर इसे समझ पाएंगे। पैनिक अटैक के वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन अमूमन ये 6 टाइप के हो सकते हैं। फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मेडिकल भाषा में ये नाम अलग जरूर है, लेकिन इनका असर और लक्षण समान ही रहते हैं। इस किताब की शुरुआती चर्चा में हमने बात की थी एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। हमें जब भी बेचैनी, पैनिक अटैक जैसा महसूस होता है
ये सक्रिय हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल तेजी से धड़कता है। ये सब मेडिकल क्षेत्र की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैनिक अटैक में यही कारक है। ये जरूरी है कि हम अपने बॉडी में हो रही तकलीफ का कारण और उद्देश्य भी जानें। पैनिक अटैक के लक्षणों को हम पर हावी हो जाना एक सिस्टम की तरह काम करता है। जिस तरह हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं और बदले में वो हमें रिप्लाई करता है, ठीक वैसे ही ये सारी चीजें अंदर से जुड़ी हुई हैं। हम जब भी किसी अनवांटेड सिचुएशन में आते हैं तो हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है और हार्मोन एक्टिव हो जाता है। या तो वो फाइट मोड में या फ्लाइट मोड में हम पर असर करता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है क्योंकि हमने अपने ब्रेन को इसी तरह ट्रेंड किया है कि वो कोई अनवांटेड सिचुएशन आते ही हमें बचाने के लिए पैनिक अटैक देता है। जैसा कि लेखक बैरी ने के लिए पैनिक अटैक देता है। जैसा कि लेखक बैरी ने पहले भी कहा, आप निश्चिंत रहें, यह केवल पैनिक अटैक है जो थोड़े समय में चला जाएगा और ये बिल्कुल भी घातक नहीं है। उसी तरह आपको मॉन्स्टर एटीट्यूड भी रखना होगा। अपने एंजाइटी और पैनिक अटैक को किसी रोज की बीमारी की तरह देखें। जिस तरह आपको सर्दी बुखार होता है, ठीक वैसे ही अब ये आपके लिए सामान्य है। अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करें। जब भी उसका सामना करें, अपने आप से बात करें, कहें कोई नहीं, ये सब नॉर्मल है, आई कैन डील विद इट, आई नो हाउ टू हैंडल इट, और आगे बढ़ें। अपने दिमाग को मौका ना दें इन सब के बारे में सोचने का। कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी रुचि हो। आसमान की ओर देखें और अपने पैरों को थपथपाएं और अपने आप में विश्वास लाएं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कई केस में यह देखा गया है कि एंजाइटी और पैनिक अटैक वाले लोगों पर दूसरे के शब्दों का असर अधिक होता है। आपको किशोर कुमार साहब का वो गीत याद है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। लेखक की बात का सीधा मतलब गाने की यही पंक्तियां हैं। जो लोग अपने आप को नहीं जानते, जो आपसे प्रेम नहीं करते, उनकी कही बातों का बुरा मानने से हम अपना ही समय जाया करते हैं। उनके कहे शब्दों का हम पर कोई असर हो तब तो ये हमारी हार है ना। लेकिन जो लोग सच में आपसे प्रेम करते हैं, उन्हें मौका दें आपको समझने का। एंजाइटी महसूस करना, पैनिक अटैक आना कोई शर्म की बात नहीं। इससे संकोच ना करें। जो आपको समझते हैं उनसे बात करें, अपनी भावनाओं को उनसे साझा करें। अपनी तुलना किसी अन्य की बेहतर स्थिति से ना करें। स्ट्रांग रहें। अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने के लिए थोड़ा समय दें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें। आपका लक्ष्य आपकी अपनी लाइफ को एंजाइटी फ्री बनाना है, ये ना भूलें। चलिए, लेखक की इस बात को आपको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक समय एक चूहे को जोरों की भूख लगी थी। पास ही उसे कुछ खाने को दिखाई दिया। चूहा जैसे ही खाने के पास पहुंचा, कुछ बिल्लियों ने उसे घेर लिया। चूहा एक बार के लिए अपने मन में अपनी हार स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। भूख के कारण उसका सारा ध्यान खाने पर ही था और वो बिल्लियों की तरफ ध्यान ना देते हुए खाने की तरफ फुर्ती से भागा और वहां से निकल लिया। आत्मविश्वास और केवल अपने लक्ष्य पर नजर से हम उसके बीच की मुश्किलों को आसानी से पार कर लेते हैं। पैनिक अटैक आपके बेहतर लाइफ पाने के लक्ष्य में बार बार रुकावटों की तरह आएगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहें। हम नहीं जान पाते कि हमें कैसे रिएक्ट करना है और हम इससे और भी डरने लगते हैं, जैसे हमारी बॉडी हमें टॉर्चर कर रही हो और हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम इस समय एक डॉक्टर की तलाश करते हैं जो कि हमारी इन अजीब सिचुएशन को किसी लेबल के जरिए नाम दे और हम आपको पेशेंट बोलने लग जाते हैं। अक्सर कुछ लोगों को यह भी कहते हुए देखा गया है कि मुझे ओसीडी है, इसलिए मैं बाहर जाना अवॉइड कर रहा हूं। वे लोग अपने आप को एक बॉक्स में कैद कर लेते हैं, इस बात पर पूरा यकीन कर लेते हैं कि उनकी उड़ान अब और नहीं हो सकती, पर हकीकत में उन्होंने अपना आसमान छोटा कर लिया है। लेखक बैरी की माने तो अपने आप को कैद ना करें, छोटी ही सही लेकिन कोशिश जरूर करें। बैरी मैकडोना द्वारा लिखी एंजाइटी और पैनिक अटैक पर डेयर नाम की इस किताब के दूसरे अध्याय की चर्चा अब यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते
को जवाब। नो शब्द अपने आप में ही एक संपूर्ण जवाब है। सोचकर देखिए कि आपने कितनी बार किसी जवाब में नो कहा है। जब हम हां शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उस काम को करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पर नो कहने के बाद हम उस बात पर विचार कर सकते हैं। आपके ना कहने पर कई बार लोग आपको कमजोर भी समझ लेते हैं। इसका फायदा आपकी एंजाइटी भी लेती है, किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह। जब आप उसे ना नहीं कहते तो ये उसे इनविटेशन मानकर स्वीकार कर लेती है। क्या इस घटना से आपको कोई मेहमान याद आया? खैर, हम बात कर रहे हैं एंजाइटी को नो कहने की, पर आप सोच रहे होंगे कि हमारी एंजाइटी तो हमसे जवाब मांगती ही नहीं, हम कैसे उसे हां या ना का जवाब दें? हमारे नो कहने के बाद भी हमारी एंजाइटी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये बात थोड़ी ध्यान देने लायक है। जैसा कि लेखक ने बताया है, जब हम किसी चीज को आने की अनुमति देते हैं तो वो हमें उतनी बुरी नहीं लगती, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे हमने बुलाया है। पर जिस चीज को हम नहीं स्वीकार करते, मना करते हैं, तो वो हमें बिन बुलाए मेहमान की तरह लगती है। चलिए हम एक सफर पर चलते हैं, जहां आप एक समुद्र के किनारे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। आप रेत पर चलने का आनंद ले रहे हैं। समुद्र की लहरें आपके नंगे पैरों को छू रही हैं। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा वहां कोई है ही नहीं। लेकिन थोड़ी समय बाद आपको वहां कोई और नजर आता है। आपका ध्यान उसकी ओर जाता है। उसके हाव भाव से लगता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, और वो आपकी ओर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाता है। आप इस समय अकेले हैं। यह निर्णय आपको लेना है कि आप उससे बात करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ना में जवाब देते हैं तो आपका ध्यान उसी ओर रहेगा, और हो सकता है कि आप अपने आप को उस समुद्र से दूर ले जाएंगे, क्योंकि अब उस जगह कोई और भी है। लेकिन अगर आप उसे हां कहते हैं तो आप इस वक्त एक नया दोस्त बना सकते हैं। आप इस टापू पर अकेले नहीं होंगे, और आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा भी नहीं। ये दोस्त कोई और नहीं, आपकी एंजाइटी है। आप उस अनचाहे दोस्त से बातें करें, उसके साथ खेलें, लेकिन अपने दोस्त को अपने आप पर हावी न होने दें। उसे अपने से बड़ा या ताकतवर ना समझें। ये आपकी ही तरह दिखने वाला एक रूप है। अपने आप को उसकी तरह ना बनने दें। आप अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में रहें। जब आप इस दोस्त से अलविदा कहेंगे, तब आप अपने नए और बेहतर व्यक्तित्व से मिलेंगे। आपके लिए यह बस एक याद बनकर रहेगी कि आप किसी सफर के दौरान एक दोस्त से मिले थे। आपको इस अनजान से केवल एक समय के लिए दोस्ती करनी है। यह केवल आपका परिचित नहीं है, प्रेमी नहीं है। उम्मीद है कि टापू की इस यात्रा से आप अपने परिचित को स्वीकार करने का डेयर जरूर दिखाएंगे। लेकिन क्या आप फिर से टापू पर अकेले हैं? क्या यह अनचाहा परिचित दोबारा नहीं आएगा? यह कहना तो मुश्किल है कि यह दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि यह अभी भी उसी जगह पर है। यह हमसे मिलने दोबारा भी तो आ सकता है। हमारे दूसरे दोस्त के पास डर नाम की नाव है। जब भी हम डर की नाव को समुद्र में जाने देते हैं, हमारा परिचित यानी कि हमारी एंजाइटी उसके जरिए हमारे पास फिर से आ जाती है। जिस तरह हमने हमारे दोस्त को स्वीकार किया और अब हमें उसके बार बार आने पर भी वो कोई पुराना परिचित ही लगता है, उसी तरह डर को कम करने के लिए हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता। हमें बहुत ही सावधानी के साथ डर के साथ खेलना है। उसे किसी भी खेल में जीतने नहीं देना है। आप जब तक डर की नाव को दूर नहीं करेंगे, तब तक ये एंजाइटी नाम का दोस्त आपके पास दोबारा आता रहेगा। हमें जब भी चोट लगती है, हम उस चोट पर मलहम लगाते हैं, उसका इलाज करते हैं, ना कि उस चोट की जगह को अपने आप से अलग करते हैं। ठीक इसी तरह एंजाइटी हमारे दिमाग पर बार बार चोट करती है। धीरे धीरे वक्त के साथ उस घाव को भरना है। अमेरिकी राइटर चार्ल्स जोको के शब्दों में कहा जाए तो हमें दर्द का सामना करना है, ना कि उससे भागना है। हमें यह सीखना होगा कि हम उस दर्द में रहते हुए खुद को कैसे बेहतर करें और परिवर्तित करें। हमें फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, इन सबसे दूर रहना है। किसी भी व्यक्ति के लिए इसके साथ रहना मुश्किल है। हम जानते हैं कि हमारे फ्रस्ट्रेशन और एंगर से हमें और हमारे अपनों को दुख होता है,
उस छोटी सी भयानक स्थिति में हम अपने आप को चोट भी पहुंचा लेते हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर कैरोल रोजर ने कहा है कि स्वीकार्यता आपकी स्वतंत्रता की चाबी है। हम अपनी एंजाइटी और एंगर को इसके लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि हम उसे अपनाकर उसे पॉजिटिविटी में बदल सकें। हमें यह याद रखना है कि हमारी लाइफ के मास्टर और मेंटर हम हैं, ना कि एंजाइटी। जब हम एंजाइटी को हाँ में स्वीकार करते हैं तो हम अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर इसे सहन करने की क्षमता है। हमें अपनी पावर, अपनी क्षमताओं का पता चलता है। एंजाइटी को हाँ कहने का हमारा एक छोटा सा कदम हमें हमारे डर से कई कदम दूर कर देगा। राइटर बैरी अपनी थेरेपी का रिव्यू लेते समय एक लड़की से मिले, क्रिस्टीना, जो कि ओवर थिंकिंग से परेशान थी। उसे हर वक्त ये लगता था अगर वो घर के बाहर गई तो वो बेहोश हो जाएगी, गिर जाएगी। हालांकि उसके साथ पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। इसका कारण क्रिस्टीना का ज्यादा सोचना या किसी पुराने बुरे अनुभव की वजह से उसका आज भी उसको लेकर डरना हो सकता है। उसने कहा कि उसने कई बार मेरी इस थेरेपी को यूज किया, लेकिन वो इस ओवर थिंकिंग और डर से निकलने में असफल रही। हो सकता है कि पहली कोशिश में आप भी यही महसूस करें। क्रिस्टीना की घटना को हम थोड़ा और नजदीक से समझते हैं। हो सकता है कि यह कहानी आपकी भी हो। जैसा कि राइटर बैरी ने पहले बताया कि हमें एंजाइटी को स्वीकार करना है, मतलब कि हमें अपनी एंशियस फीलिंग और सेंसेशन से नहीं डरना है। हमें उसका खुलकर स्वागत करना है। अगर क्रिस्टीना को डर है कि घर के बाहर जाने के बाद वो कहीं गिर जाएगी, तो उसे बाहर जाने का डेयर लेना होगा। उसे अपने आप को मजबूत करना होगा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो भी मुझे चोट नहीं पहुंच सकती। अपने आप को उस डर के करीब लाना पड़ेगा ताकि आप सामना कर सकें कि यह केवल आपकी कल्पना है, जबकि वास्तव में आप एक स्ट्रांग इंसान हैं। किसी भी चीज से डरना और किसी चीज को जवाब देना दो अलग अलग बातें हैं। हमें यहां डर को जवाब देना है ताकि हम एंजाइटी के समय भी नॉर्मल महसूस करें और अपने ब्रेन को फ्लाइट और फाइट मोड के लिए एक्टिवेट ना करें। बचपन में हम सभी ने साइकिल जरूर चलाई होगी। हमें कई बार चोट भी लगी है, फिर भी हम उस साइकिल को चलाने रोज निकल पड़ते थे। क्या हमारा दिमाग उस समय भी एंजाइटी या डर महसूस करता था कि हम नीचे गिर जाएंगे? क्या होगा अगर हम बेहोश हो गए तो? हमारे दिमाग में हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना ही साइकिल को चोट पहुंचाने वाले हथियार की तरह देखा। हमारे लिए वो एक खिलौने की तरह थी। हमें यही दृष्टिकोण अपनी एंजाइटी के साथ भी रखना है। पैनिक अटैक, एंजाइटी पर लिखी बेस्ट सेलर किताब डेयर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी संवेदनाओं को दूर करें, कैसे एंजाइटी से अपने आप को बचाएं। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टॉप पैनिक अटैक फास्ट। क्या होता अगर आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने उस परिस्थिति में हार मान ली होती, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष अपने हालातों से समझौता कर लेते, तो क्या देश ऐसा उज्जवल वर्तमान देख पाता? लेकिन क्या आज के समय में मानसिक रूप से इतना मजबूत होना संभव है? जहां आजकल के डेली लाइफस्टाइल में हम शिकार हो चुके हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक जैसी भयानक स्थिति का। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप सुन रहे हैं कोको एफएम, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं बैरी मैकडोना की बेस्ट सेलर किताब डेयर के बारे में। यह किताब एक यात्रा है। बैरी मैकडोना के 10 साल से भी ज्यादा के सफल एंजाइटी प्रोग्राम और उन हजारों लाखों के जीवन का जिन्होंने इस सफर में अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने डेयर दिखाया अपने आप को दोबारा हासिल करने का, जिस तरह से शायद आप अभी महसूस कर रहे हैं। लोगों से मिलने का डर, अपने आप को सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करने का डर, या शायद ये सब मेरे ही साथ क्यों? क्या कभी मैं इस सिचुएशन से निकल भी पाऊंगा? और ऐसे ही न जाने कितने सवाल जो आपके दिल और दिमाग पर हर वक्त चोट कर रहे हैं, पर इनके जवाब आपको बैरी मैकडोना की लिखी इस किताब में जरूर मिलेंगे।
जानेंगे उन थेरेपी के बारे में जो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से फ्री कर सकें, क्योंकि आप नहीं जानते कि एंजाइटी का यह सफर आपको किस ओर ले जा रहा है। आपके लक्ष्य, आपकी सफलता जिन लोगों से जुड़ी है वो भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है आपको इस समय सबसे अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन यकीन मानिए आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। अमेरिका की 40 मिलियन की आबादी इसी डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार है, जिसमें आम लोगों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस दौर से गुजरे हैं। साइंस और फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज हासिल करने वाली वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने भी अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बताया। 19 के दशक में जहां लोग इसे लाइलाज बीमारी की तरह देखते हैं, वहीं आज हम इस पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर स्टीव जॉब, कैटी पेरी, दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन और एंजाइटी के बुरे फेज के बारे में खुलकर बात की है। जरूरी नहीं कि हमेशा हंसने वाला आदमी अपनी निजी जिंदगी में भी उतना ही खुश हो। कई बार ये समझने में भी सालों लग जाते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। आप अपने आप को डिप्रेशन के साथ रहने को मजबूर कर देते हैं, जिससे ये और भी बड़ा रूप ले लेता है और आप खुद को ही महसूस नहीं कर पाते। एंजाइटी और डिप्रेशन का ये जीवन उसी प्रकार का है जिस प्रकार आप किसी अनजान सफर पर हों, और अब आप उस सफर का, या कहें तो असल जिंदगी का आनंद ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि एंजाइटी ने आपके आगे एक मोटी धुंध की परत बना दी है जिसमें आप अपने आप को खो चुके हैं। और अब इस स्थिति में आपके साथ दुर्घटना होने के पूरे चांसेस हैं। प्रसिद्ध फिलोसोफर सोरेन किगार्ड के अनुसार एंजाइटी किसी भी इंसान द्वारा महसूस किया जाने वाला सबसे हाई इमोशन है। एक ऐसा इमोशन जो किसी भी इंसान को सबसे भयानक मानसिक स्थिति में पहुंचा सकता है। आपने कितने ही सीरियल किलर, अपराधियों की कहानी सुनी होगी जो इस दौर से गुजरे हैं, और धीरे धीरे उनके एंजाइटी और डिप्रेशन ने एक डरावना रूप ले लिया। लेकिन यह सच्चाई केवल सिक्के का एक पहलू है। दूसरे पहलू में हम इस बुक समरी के जरिए मिलेंगे बिल्कुल इससे विपरीत लोगों से, जानेंगे कि किस तरह उन्होंने इस दौर को एक चुनौती की तरह लिया और पहले से भी बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण किया। फिलोसोफर्स की माने तो सही समय पर एंजाइटी से अपने आप को निकालने की कोशिश में लगा दिया जाए तो ये फेस आपको और भी मजबूत इंसान बनाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी ही तरह डेयर दिखाया, हिम्मत की एंजाइटी से निकलने की, जो अपने आप को फिर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक बैरी मैकडोना की माने तो यदि आपने इस सबसे कठिन दौर से निकलने का निर्णय लिया है तो आपने अपनी एंजाइटी फ्री लाइफ की शुरुआत कर दी है, और इस शुरुआत में ये बुक समरी आपकी पूरी सहायता करेगी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, डेयर का यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि एक डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ रहे व्यक्ति के लिए खुद की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल है। यह केवल वही समझ सकता है जिसने इस सिचुएशन को असल जिंदगी में महसूस किया हो। जिस तरह से खुद लेखक भी एंजाइटी की इस स्थिति से गुजरे हैं। जीवन में सफल लोगों की यही पहचान होती है कि वे कभी हार नहीं मानते, अपनी लाइफ में डेयर लेते हैं और मानसिक रूप से फिर से अपने आप को मजबूत करते हैं। बस चुनौती है उस डेयर का सामना करने की। हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोगों के लिए ये उतना बुरा नहीं है जितना आपके खुद के लिए है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, हमारे एहसास की है, आपकी उस जिंदगी की है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेखक बैरी मैकडोना ने एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन की हर स्टेज को बारीकी से अध्ययन किया है और समझा है, और तमाम कारगर थेरेपी को इस बुक समरी में शामिल किया है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। कई बड़े सेलिब्रिटीज ने भी उनके एंजाइटी प्रोग्राम और इस किताब की सराहना की है। बैरी मैकडोना ने खुद के एंजाइटी टाइम को भी बखूबी इस किताब में जगह दी है। पैनिक अटैक, डिप्रेशन पर ये इनकी दूसरी बेस्ट सेलर किताब है, और इस फील्ड में इनके 10 साल से भी अधिक का अनुभव इस किताब को आपके लिए और भी कारगर बनाता है। लेखक बैरी मैकडोना जानते हैं कि आप इस वक्त किस तरह महसूस कर रहे हैं, कितना टूट चुके हैं, ये फेज आपके लिए कितना बुरा है। वो जानते हैं कि आपको जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही साथी की, जो आपका इस डेयर में साथ दे, यकीन दिलाए कि कभी कभार सही होना भी नॉर्मल है।
आपका इस सफर में सारथी बने। आप में यह हिम्मत दे पाए कि आप फिर से एंजाइटी फ्री लाइफ जी सकते हैं। और लेखक ने इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया भी है। ये किसी तरह की बीमारी नहीं, बल्कि आपको आपके लिए और भी कारगर बनाता है। लेखक बैरी मैकडोना जानते हैं कि आप इस वक्त किस तरह महसूस कर रहे हैं, कितना टूट चुके हैं, ये फेज आपके लिए कितना बुरा है। वो जानते हैं कि आपको जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही साथी की, जो आपका इस डेयर में साथ दे, यकीन दिलाए कि कभी कभार सही होना भी नॉर्मल है। आपका इस सफर में सारथी बने। आप में यह हिम्मत दे पाए कि आप फिर से एंजाइटी फ्री लाइफ जी सकते हैं। और लेखक ने इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया भी है। ये किसी तरह की बीमारी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का ही पहलू है, जो हमारे किसी पुराने डर या लाइफ के किसी बुरे दौर से गुजरने के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसमें हम घिर चुके हैं। लोगों ने और समाज ने अलग अलग समय में इस फेज को अलग अलग नाम दिए हैं। इस बुक समरी में आप हर उस थेरेपी और चीजों को जानेंगे जिससे लाखों लोगों को लाभ मिला है। तो आइए चर्चा करते हैं बैरी मैकडोना द्वारा लिखी किताब डेयर पर। सामना, मंजिल, हालातों का सामना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की ये पंक्तियां उन लोगों को प्रेरित करने के लिए कही गई होंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी में हार मान ली है। पर ये उन लोगों के लिए भी सही है जो डिप्रेशन में आकर कोशिश करना भी छोड़ चुके हैं। अभी तक की चर्चा में हमने एंजाइटी के बाहरी रूप और उसके कभी कभार दिखाई देने वाले लक्षणों की चर्चा की थी। इस चर्चा में हम जानेंगे इसके वो लक्षण जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, जिनका इफेक्ट हमारे दैनिक जीवन में होता है। ऐसी कोई भी जादुई थेरेपी और दवाई नहीं है जो आपको रातों रात एंजाइटी, डिप्रेशन से छुटकारा दिला दे। लेकिन एक बात सोचिए कि क्या हम हमेशा से एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ रहे हैं? लेखक के अनुभव में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने हमेशा से या कहें तो बचपन से अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार माना हो। ये हमारा वक्त के साथ बदलना और अपने भीतर एक डर को बढ़ावा देने के कारण है। यहाँ डर से मेरा मतलब किसी भी तरह के पैनिक अटैक से नहीं है। ये डर हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। और मैं ये जानता हूं कि इस समय इस चर्चा को जो भी लोग सुन रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी न कभी इस सिचुएशन को जरूर फेस किया होगा। गाड़ी चलाने का डर, प्लेन में सफर करने का डर, किसी भी लाइन में पीछे खड़े होना ताकि आपको कोई देख ना पाए और सबसे पहले आप वहां से निकल जाएं। बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं कर पाना, अपने आप को लगातार फोन में व्यस्त रखना ताकि आप लोगों से बात करने से बचे रहें, किसी के साथ बाहर जाने में असहज महसूस करना, कुछ मांगते हुए, बात करते हुए घबराना। हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन से दूर रखने के लिए सभी अनोखे तरीके अपना लेते हैं। मुझे एक वाकया याद आता है। जब मैं अपने स्कूल में था तब एक लड़की लेकिन शब्द का अपनी हर बात में प्रयोग करती थी, जैसे कि लेकिन ये सवाल कैसे हुआ, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकती। कई लोग ऐसे ही तकिया कलाम का उपयोग अपनी बातों में करते हैं। उसी तरह एंजाइटी और पैनिक अटैक वाले लोग अगर शब्द को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं, अगर मैंने उससे बात की और वो मुझे गलत समझे तो, अगर मैं लिफ्ट से गया और बंद हो गया तो, अगर मैं यहाँ अकेले रुका और लाइट चली गई तो, वे ऐसी चीजों को भी सोचने लगते हैं जिसका सामना करना उनके लिए बेहद आसान है। ये किसी चींटी की परछाई से डरने जैसा है। लेखक ने किताब में रोजमर्रा की जिंदगी के डर से सामना करने के उपाय सुझाए हैं। अगर हम बात करें ड्राइविंग करते समय डरने की या ओवर ब्रिज पर ड्राइव करते समय डरने की, तो सबसे पहले आप अपनी ड्राइविंग हिस्ट्री को देखें। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग ड्राइविंग से डरते हैं वे आमतौर पर दूसरे लोगों से ज्यादा सजग होकर गाड़ी चलाते हैं और उनकी कोई भी बुरी ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं होती। अगर ऐसा है तो अपने डर को दूर करने के लिए एक दिन अकेले ड्राइव पर निकलें, अपने फेवरेट गानों का चुनाव करें और उन्हें प्ले करें, छोटे छोटे रूट तय करें और उन्हीं सीमाओं में गाड़ी चलाएं और आगे बढ़ें। रात का समय इस थेरेपी के लिए सबसे बेस्ट होगा।
अगर आप छुट्टी के दिन करना चाहते हैं तो भी सही है। परेशान होकर या दबाव में आकर अगर आपको लगता है कि आप गलती करेंगे या आपका कोई बुरा अनुभव रहा हो तो अपने साथ किसी और को ले जाएं। ड्राइव करते समय खुद से बातें करें, खुद को प्रोत्साहित करें। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने डर से दूर होते जाएंगे। अपने आप को प्रोत्साहित करें, अपनी ड्राइविंग की तारीफ करें। हमें गाड़ी की रफ्तार धीरे और डर को भगाने की रफ्तार तेज करनी है। जब तक आप इस डर पर विजय ना पालें, इसका अभ्यास करते रहें। जब आप अपने डर पर पूरी तरह से विजय कर लें, तब आप अपने आप को एक ड्राइव हॉलिडे गिफ्ट करें जिसके आप हकदार हैं। चलिए आपको एक बच्चे की तरह अपने कुछ और डर से मिलवाते हैं और उससे बचने के तरीके भी बताते हैं। मॉर्निंग एंड नाइट एंजाइटी। जी हाँ, सुबह की शुरुआत में आप अपनी एंजाइटी से मिलते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये किसी तरह की एंजाइटी नहीं बल्कि इसका कारण हार्मोन है। हमारी बॉडी सुबह के समय कोर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन के कारण एंजाइटी जैसा फील करती है और हम सुबह की शुरुआत से ही परेशान और दुखी हो जाते हैं। इसी कारण मॉर्निंग में चाय या कॉफी पीने पर हम अच्छा महसूस करते हैं। हम इसे बेहतर करने के लिए कुछ और भी चीजें कर सकते हैं। अपने मॉर्निंग रूटीन को बेहतर करें, योग मेडिटेशन की सहायता लें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें, ताजी हवा और खुशी महसूस करें। जितना हो सके खुद को किसी काम में व्यस्त करें। यही एंजाइटी हमें रात के समय भी फील होती है। अक्सर देखा गया है कि लोग नींद आने के समय घबराकर उठ जाते हैं। दिन भर की थकान और अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देने के कारण उन्हें रात में ऐसा महसूस होता है। कोशिश करें कि काम के बीच खुद को थोड़ी थोड़ी समय का ब्रेक दें। कोई गेम या कोई एक्टिविटी स्पोर्ट से जुड़ें जिससे आपका ध्यान केवल काम में ही न लगा रहे। आप जितनी ज्यादा चीजें करेंगे उतनी ही आपके दिमाग की क्षमता और तेज होगी। एक ही काम में एक ही रूटीन में खुद को बांध लेने के कारण हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और दिमाग केवल उन्हीं कुछ चीजों में लगा रहता है। जितना आप अपने दिमाग को भ्रमित करेंगे उतना ही आप मॉर्निंग और नाइट एंजाइटी से दूर रहेंगे। मॉर्निंग रूटीन के बाद हमारा सामना होता है लोगों से, भीड़ से, हमारी सोशल लाइफ से। हम यहां भी बचने के जरिए ढूंढते हैं, पर भूले नहीं, आपने चुनौती स्वीकार की है, डेयर लिया है। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें। ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा दोस्त जरूर बनाएं। आपकी एक मुस्कुराहट भी आपकी पॉजिटिव अप्रोच को शो करेगी। मीटिंग में बात करने में प्रॉब्लम होना, प्रेजेंटेशन देते समय कॉन्फिडेंट ना होना, ये सब हमारी एंजाइटी और डर के कारण ही होता है। यकीन दिलाइए अपने आप को कि कुछ नहीं होगा, इन सब का सामना मैं कर सकता हूँ। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ, अपने बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कर रहा हूँ। अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स, इवेंट्स का हिस्सा बनाइए और अपने चेहरे के भावों को बदलकर बात करने की कोशिश करिए। हम समय रहते कई बार अपनी काबिलियत को नहीं पहचानते। आपकी ताकत, आपके हौसलों का अंदाजा हमें बुरे वक्त से गुजरने के बाद ही होता है। आइए आपको एक कहानी के जरिए इसे समझाते हैं। बहुत समय पहले एक राजा एक जंगल में शिकार करने गया। रास्ता भूल जाने के कारण राजा ने वहीं रात बिताना सही समझा। राजा को दूर एक टूटी झोपड़ी नजर आई जहां एक पेड़ काटने वाला रहता था। अपने घर में मेहमान को देखकर उसने राजा का स्वागत किया, उसके मान सम्मान में खाना खिलाया, आदर सत्कार के साथ उसे रात बिताने की अनुमति दी। राजा ने इस बात से खुश होकर इनाम में चंदन का एक पूरा बाग उसे दे दिया। पेड़ काटने वाले गरीब व्यक्ति के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था, लेकिन उसे चंदन की लकड़ी की परख नहीं थी। उसके लिए ये अभी केवल एक पेड़ था। वो रोज चंदन के पेड़ काटता और उसका कोयला बनाकर बेच देता। एक रोज बारिश के कारण जब वो कोयला नहीं बना पाया तो वो लकड़ी बेचने निकल पड़ा। चंदन की लकड़ी देखकर लोगों ने उसे बहुत पैसे दिए। लकड़ी काटने वाला बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने समय रहते अपने आसपास की सबसे कीमती चीजों की कद्र नहीं की। जैसा कि इस किताब के राइटर बैरी ने बताया है कि हम ऐसी ही एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण खुद की काबिलियत को, खुद की कीमत को नहीं जान पा रहे हैं। हमें जरूरत है अपने आप को एक हीरे की तरह तराशने की, एंजाइटी से निकलकर खुद को जानने की और अपने बेहतर व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाने की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चर्चा जरूर पसंद आई होगी। हमारी आगे की चर्चा अभी यूं ही जारी रहेगी। आप बने रहिए बैरी मैकडोना की लिखी बेस्ट सेलर किताब डेयर की अगली चर्चा में भी। इस वेदनाओं से डर,
शारीरिक संवेदनाओं से डर। अभी तक की चर्चा में हमने बात की कि किस तरह एंजाइटी को हम मानसिक रूप से स्वीकार करें और धीरे धीरे उसे महसूस करना कम करें। इस अध्याय की चर्चा में हम बात करेंगे हमारी शारीरिक संवेदनाओं की, शारीरिक विचलताओं की, जो हमें पैनिक अटैक के दौरान महसूस होती हैं और कई बार भयावह स्थिति में ये कैसे हमारे लिए घातक हो सकती हैं। आप, मैं और इस किताब के लेखक हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। लोगों से बात करना, उनसे दोस्ती करना हमारा नेचर है। हम अपने आप को इस सत्य से दूर नहीं कर सकते और न ही अपने आप को एक अंधेरे कमरे में कैद करके सबसे अलग रह सकते हैं। हम इस चर्चा में कुछ सामान्य और कुछ विशेष संवेदनाओं की चर्चा करेंगे जिससे आप अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर देख सकते हैं। हम एंजाइटी से तभी मुक्त हो पाएंगे जब हम पूरी तरह से इसके नियंत्रण से दूर हो जाएंगे। याद कीजिए, जब आखिरी बार आपको पैनिक अटैक आया था तब इनमें से कौन सी संवेदनाएं आपने महसूस की थी? आंखें बंद होना, सर चकराना, हाथ पैर कांपना, पैरों का सुन्न हो जाना, अजीब सी बेचैनी होना, आवाज में बदलाव होना, शारीरिक रूप से खुद को कमजोर महसूस करना, ये कुछ एक सामान्य पैनिक अटैक के लक्षण हैं। इस दौरान आपने एक बात और गौर की होगी कि एंजाइटी मानसिक और शारीरिक दोनों संवेदनाओं से हमें चोटिल करती है। ये केवल शारीरिक या केवल मानसिक स्तर की बात नहीं है। कई लोग जब एंजाइटी के हाई लेवल पर होते हैं तो वे चिल्लाने और कांपने भी लगते हैं। बैरी मैकडोना ने अपने सेमिनार के दौरान कई ऐसे लोगों से मुलाकात भी की है। चलिए हम अपनी समस्या को डॉक्टर की तरह से समझने की कोशिश करते हैं। थेरेपी को सुचारू रूप से करने के लिए आप पेन पेपर का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने डॉक्टर हैं। अपने आप को गलत व झूठी सलाह ना दें और जितना हो सके अपने आप से ईमानदार रहें। ऐसी कौन कौन सी संवेदना है जो आपकी नजर में आपके लिए घातक साबित हो सकती है और कौन सी ऐसी संवेदना है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से दिल की धड़कन तेज होना, कहीं गिर जाना और बेहोश होना, शरीर का पैरालाइज महसूस होना, ये सभी आपको शारीरिक चोट पहुंचाने में सक्षम है। इसके अलावा डिप्रेस होना, गुस्सा आना, हाथ पैर कांपना, डर जाना, ये सभी हमें मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपना स्वयं का डॉक्टर होने के नाते आप खुद को क्या सलाह देंगे? जिस दौरान लेखक अपनी एंजाइटी के दौर से गुजर रहे थे, उन्होंने अपने आप को सलाह दी कि जो संवेदना मेरे लिए घातक है, मैं उसका इलाज और सलाह लेने में डॉक्टर की मदद लूंगा। ये सबसे अच्छा माध्यम है क्योंकि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं और किसी विशेष स्थिति में डॉक्टर आपको दवाई के उपयोग की सलाह भी दे सकते हैं। यहीं आप निश्चिंत होकर इस समस्या का इलाज कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे गुस्से, डिप्रेशन और किसी फोबिया की वजह से खुद को मानसिक चोट पहुंचाने की। ऐसी किसी भी मानसिक चोट होने से रोकने के लिए आप अपने गुस्सा आने की वजह को जानें, उसके बारे में लिखें कि क्यों आपको उस स्थिति में गुस्सा आता है, क्यों आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अपने आप को जानने का प्रयास करें। इसलिए आपको मैंने अपना डॉक्टर बनने को कहा क्योंकि ये थेरेपी और इसका कारण सभी लोगों पर अलग अलग है। किसी कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची के लिए उसका अकेला महसूस करना और किसी ऑफिस में बैठे युवक का बॉस पर गुस्सा आना, दोनों ही अलग अलग स्थिति हैं। आपके शरीर का और अपने दिमाग का नियंत्रण खुद करें। जब ये कंट्रोल आप अपने गुस्से को, डिप्रेशन को देते हैं तो वे आपके शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और स्थिति को और भी बुरा बनाते हैं। अपनी जिंदगी का संचालन हमें स्वयं करना है। हम कई जगह केवल विरोध के डर से नहीं बोलते, जो कि गलत है, और हम धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्वयं से खो देते हैं। जैसा कि नताशा के केस में हुआ था, उसने अपनी कॉलेज लाइफ में अपना मानसिक संचालन खुद किया, दोस्त बनाए, अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया। उसे मालूम था कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस लाइफ में पहुंची, अन्य ने उसके समय को, उसकी डेली लाइफ को नियंत्रित किया और उसके ऑफिस के वातावरण का प्रभाव उसके दैनिक जीवन पर होने लगा। एक अन्य घटना में आपको 40 वर्षीय हैरी से मिलवाते हैं। हैरी अपने जीवन का एक पड़ाव पार कर चुका है। एक अच्छी सोशल लाइफ जीने वाले हैरी को अपने 18 साल के बच्चे पर आजकल बहुत गुस्सा आता है। हैरी चाहता है कि वो अच्छा दोस्त बनाए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन उसके विपरीत परिणाम उसे अपने बेटे में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से गुस्से में वो अपना आपा खो देता है। अपनी वाइफ से इस बात पर झगड़ा करना उसके लिए अब आम बात हो गई है। हैरी की इस हाई ब्लड प्रेशर और गुस्सा आने की वजह से उसका बेटे के प्रति लगाव नहीं
बल्कि अपने आप को एक सफल पिता के रूप में नहीं देख पाना है। हमारा ये जानना बेहद जरूरी है कि कुछ चीजों को हम बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, कुछ को नहीं। और यदि चीजें हमारे अनुरूप नहीं हो रही हों तो हमें किसी और तरह से उसे करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा ये स्वीकार करना जरूरी है कि हम अपने अनुरूप चीजों को नहीं तय कर सकते। हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए हम उसे सही कर सकें, लेकिन खुद को और किसी को चोट पहुंचाए बिना। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन की। ये आपको जब महसूस होने लगती है जब आप काफी समय से एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ रहे हों। भूलने की स्थिति, अपने विचारों से डरने की स्थिति, अपना कंट्रोल खोने की स्थिति, यह पैनिक अटैक की सबसे बुरी, सबसे भयानक कंडीशन कही जाती है। ऐसे लोगों को डॉक्टर भी मानसिक रोगी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को भूलने लगता है, पहचान नहीं पाता कि वो कौन है, किन लोगों के बीच में है। उसके विचार उसके लिए एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर देते हैं जिससे वो और भी डरने लगता है। व्यक्ति अपने आप पर सभी नियंत्रण खो देता है। डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इसी का एक टाइप है। इस तरह की कंडीशन को स्वीकार करना आसान नहीं होता। इसका इलाज भी आपको एक ही पल में आपको सही नहीं कर सकता। इसके कारण की अगर बात करें तो किसी बुरी घटना का आपके साथ होना या लंबे समय से एंजाइटी का फील करना कहा जा सकता है। इस कंडीशन में लेखक की माने तो हमें बिल्कुल अलग वातावरण की जरूरत होती है जो हमें ऐसे विचारों से दूर रखे। हमें न केवल अपने आप की बल्कि अपनों की भी जरूरत होती है। अगर हम सीधे ही चुनौती के साथ अपने आप को इससे दूर करने की कोशिश करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। हम जितनी तेजी से इस विशेष स्थिति से खुद को दूर करेंगे उतनी ही तेजी से हम और इसके बुरे असर भी देखेंगे। इस कंडीशन से अचानक से दूर हो जाना आग में घी डालने जैसा होगा। अपने आप को एक पेड़ की तरह सींचें। हर उस चीज से खुद को बचाएं जो आपकी कंडीशन को बुरा बनाती हो। उन लोगों से, उस जगह से दूरी बनाएं जो आपको नहीं अच्छी लगती। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण करें। सही होने की गति शुरुआत में जरूर धीमी होगी, लेकिन आप धीरे धीरे एंजाइटी, पैनिक अटैक से दूर हो जाएंगे। समय दें अपने आप को, अपनों को जो आपसे प्यार करते हैं। एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करें। इसमें जरूर आपको समय लगेगा, निराशा भी होगी, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। हालातों का सामना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की ये पंक्तियां उन लोगों को प्रेरित करने के लिए कही गई होंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी में हार मान ली है। पर ये उन लोगों के लिए भी सही है जो डिप्रेशन में आकर कोशिश करना भी छोड़ चुके हैं। अभी तक की चर्चा में हमने एंजाइटी के बाहरी रूप और उसके कभी कभार दिखाई देने वाले लक्षणों की चर्चा की थी। इस चर्चा में हम जानेंगे इसके वो लक्षण जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, जिनका इफेक्ट हमारे दैनिक जीवन में होता है। ऐसी कोई भी जादुई थेरेपी और दवाई नहीं है जो आपको रातों रात एंजाइटी, डिप्रेशन से छुटकारा दिला दे। लेकिन एक बात सोचिए कि क्या हम हमेशा से एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ रहे हैं? लेखक के अनुभव में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने हमेशा से या कहें तो बचपन से अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार माना हो। ये हमारा वक्त के साथ बदलना और अपने भीतर एक डर को बढ़ावा देने के कारण है। यहाँ डर से मेरा मतलब किसी भी तरह के पैनिक अटैक से नहीं है। ये डर हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। और मैं ये जानता हूं कि इस समय इस चर्चा को जो भी लोग सुन रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी न कभी इस सिचुएशन को जरूर फेस किया होगा। गाड़ी चलाने का डर, प्लेन में सफर करने का डर, किसी भी लाइन में पीछे खड़े होना ताकि आपको कोई देख ना पाए और सबसे पहले आप वहां से निकल जाएं। बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं कर पाना, अपने आप को लगातार फोन में व्यस्त रखना ताकि आप लोगों से बात करने से बचे रहें, किसी के साथ बाहर जाने में असहज महसूस करना, कुछ मांगते हुए, बात करते हुए घबराना। हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन से दूर रखने के लिए सभी अनोखे तरीके अपना लेते हैं। मुझे एक वाकया याद आता है। जब मैं अपने स्कूल में था तब एक लड़की लेकिन शब्द का अपनी हर बात में प्रयोग करती थी, जैसे कि लेकिन ये सवाल कैसे हुआ, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकती। कई लोग ऐसे ही तकिया कलाम का उपयोग अपनी बातों में करते हैं।
उसी तरह एंजाइटी और पैनिक अटैक वाले लोग अगर शब्द को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं, अगर मैंने उससे बात की और वो मुझे गलत समझे तो, अगर मैं लिफ्ट से गया और बंद हो गया तो, अगर मैं यहां अकेले रुका और लाइट चली गई तो, वे ऐसी चीजों को भी सोचने लगते हैं जिसका सामना करना उनके लिए बेहद आसान है। यह किसी चींटी की परछाई से डरने जैसा है। लेखक ने किताब में रोजमर्रा की जिंदगी के डर से सामना करने के उपाय सुझाए हैं। अगर हम बात करें ड्राइविंग करते समय डरने की या ओवर ब्रिज पर ड्राइव करते समय डरने की, तो सबसे पहले आप अपनी ड्राइविंग हिस्ट्री को देखें। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग ड्राइविंग से डरते हैं वे आमतौर पर दूसरे लोगों से ज्यादा सजग होकर गाड़ी चलाते हैं और उनकी कोई भी बुरी ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं होती। अगर ऐसा है तो अपने डर को दूर करने के लिए एक दिन अकेले ड्राइव पर निकलें, अपने फेवरेट गानों का चुनाव करें और उन्हें प्ले करें, छोटे छोटे रूट तय करें और उन्हीं सीमाओं में गाड़ी चलाएं और आगे बढ़ें। रात का समय इस थेरेपी के लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर आप छुट्टी के दिन करना चाहते हैं तो भी सही है। परेशान होकर या दबाव में आकर अगर आपको लगता है कि आप गलती करेंगे या आपका कोई बुरा अनुभव रहा हो तो अपने साथ किसी और को ले जाएं। ड्राइव करते समय खुद से बातें करें, खुद को प्रोत्साहित करें। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने डर से दूर होते जाएंगे। अपने आप को प्रोत्साहित करें, अपनी ड्राइविंग की तारीफ करें। हमें गाड़ी की रफ्तार धीरे और डर को भगाने की रफ्तार तेज करनी है। जब तक आप इस डर पर विजय ना पालें, इसका अभ्यास करते रहें। जब आप अपने डर पर पूरी तरह से विजय कर लें, तब आप अपने आप को एक ड्राइव हॉलिडे गिफ्ट करें जिसके आप हकदार हैं। चलिए आपको एक बच्चे की तरह अपने कुछ और डर से मिलवाते हैं और उससे बचने के तरीके भी बताते हैं। मॉर्निंग एंड नाइट एंजाइटी। जी हाँ, सुबह की शुरुआत में आप अपनी एंजाइटी से मिलते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये किसी तरह की एंजाइटी नहीं बल्कि इसका कारण हार्मोन है। हमारी बॉडी सुबह के समय कोर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन के कारण एंजाइटी जैसा फील करती है और हम सुबह की शुरुआत से ही परेशान और दुखी हो जाते हैं। इसी कारण मॉर्निंग में चाय या कॉफी पीने पर हम अच्छा महसूस करते हैं। हम इसे बेहतर करने के लिए कुछ और भी चीजें कर सकते हैं। अपने मॉर्निंग रूटीन को बेहतर करें, योग मेडिटेशन की सहायता लें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें, ताजी हवा और खुशी महसूस करें। जितना हो सके खुद को किसी काम में व्यस्त करें। यही एंजाइटी हमें रात के समय भी फील होती है। अक्सर देखा गया है कि लोग नींद आने के समय घबराकर उठ जाते हैं। दिन भर की थकान और अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देने के कारण उन्हें रात में ऐसा महसूस होता है। कोशिश करें कि काम के बीच खुद को थोड़ी थोड़ी समय का ब्रेक दें। कोई गेम या कोई एक्टिविटी स्पोर्ट से जुड़ें जिससे आपका ध्यान केवल काम में ही न लगा रहे। आप जितनी ज्यादा चीजें करेंगे उतनी ही आपके दिमाग की क्षमता और तेज होगी। एक ही काम में एक ही रूटीन में खुद को बांध लेने के कारण हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और दिमाग केवल उन्हीं कुछ चीजों में लगा रहता है। जितना आप अपने दिमाग को भ्रमित करेंगे उतना ही आप मॉर्निंग और नाइट एंजाइटी से दूर रहेंगे। मॉर्निंग रूटीन के बाद हमारा सामना होता है लोगों से, भीड़ से, हमारी सोशल लाइफ से। हम यहाँ भी बचने के जरिए ढूंढते हैं, पर भूले नहीं, आपने चुनौती स्वीकार की है, डेयर लिया है। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें। ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा दोस्त जरूर बनाएं। आपकी एक मुस्कुराहट भी आपकी पॉजिटिव अप्रोच को शो करेगी। मीटिंग में बात करने में प्रॉब्लम होना, प्रेजेंटेशन देते समय कॉन्फिडेंट ना होना, ये सब हमारी एंजाइटी और डर के कारण ही होता है। यकीन दिलाइए अपने आप को कि कुछ नहीं होगा, इन सब का सामना मैं कर सकता हूँ। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ, अपने बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कर रहा हूँ। अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स, इवेंट्स का हिस्सा बनाइए और अपने चेहरे के भावों को बदलकर बात करने की कोशिश करिए। हम समय रहते कई बार अपनी काबिलियत को नहीं पहचानते। आपकी ताकत, आपके हौसलों का अंदाजा हमें बुरे वक्त से गुजरने के बाद ही होता है। आइए आपको एक कहानी के जरिए इसे समझाते हैं। बहुत समय पहले एक राजा एक जंगल में शिकार करने गया। रास्ता भूल जाने के कारण राजा ने वहीं रात बिताना सही समझा। राजा को दूर एक टूटी झोपड़ी नजर आई जहां एक पेड़ काटने वाला रहता था। अपने घर में मेहमान को देखकर उसने राजा का स्वागत किया, उसके मान सम्मान में खाना खिलाया, आदर सत्कार के साथ उसे रात बिताने की अनुमति दी। राजा ने इस बात से खुश होकर इनाम में चंदन का एक पूरा बाग उसे दे दिया। पेड़ काटने वाले गरीब व्यक्ति के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था।
लेकिन उसे चंदन की लकड़ी की परख नहीं थी। उसके लिए ये अभी केवल एक पेड़ था। वो रोज चंदन के पेड़ काटता और उसका कोयला बनाकर बेच देता। एक रोज बारिश के कारण जब वो कोयला नहीं बना पाया तो वो लकड़ी बेचने निकल पड़ा। चंदन की लकड़ी देखकर लोगों ने उसे बहुत पैसे दिए। लकड़ी काटने वाला बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने समय रहते अपने आसपास की सबसे कीमती चीजों की कद्र नहीं की। जैसा कि इस किताब के राइटर बैरी ने बताया है कि हम ऐसी ही एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण खुद की काबिलियत को, खुद की कीमत को नहीं जान पा रहे हैं। हमें जरूरत है अपने आप को एक हीरे की तरह तराशने की, एंजाइटी से निकलकर खुद को जानने की और अपने बेहतर व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाने की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चर्चा जरूर पसंद आई होगी। हमारी आगे की चर्चा अभी यूं ही जारी रहेगी। आप बने रहिए बैरी मैकडोना की लिखी बेस्ट सेलर किताब डेयर की अगली चर्चा में भी। इस चर्चा में आपको क्या क्या अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार। बदलाव की शुरुआत। किसी भी व्यक्ति की पहली पहचान उसका नाम होता है, जिस नाम से उसे जाना जाता है, बुलाया जाता है, पहचाना जाता है। एक स्थानीय कहानी के अनुसार जब मुगल काल में नील घोड़े का अधिक संख्या में शिकार होने लगा, इसका नाम बदलकर नील गाय रख दिया गया ताकि लोग इसका शिकार ना करें। और केवल नाम बदलने से एक बड़ा बदलाव आ गया। हम अपने अंदर की एंजाइटी को तनाव या स्ट्रेस का नाम दे चुके हैं। हमें भी इसके नाम में इसी तरह का बदलाव करने की जरूरत है। जैसा कि चर्चा में लेखक ने स्ट्रेस को चिंता का नाम दिया है। तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे शब्द नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और हम अपने दिमाग में अपनी एक उदास, कमजोर छवि बना लेते हैं। मैं आज बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, डिप्रेशन फील कर रहा हूँ। ये कहने के बजाय मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, ये कहने में ज्यादा सही है। हमारी चिंता हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि की ही उपज है। तो क्या हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन है? नहीं, हमारे शरीर का पूरा आधार हमारा दिमाग है। सोचना, चिंता करना ये उसका काम है, पर हमें क्या सोचना है, क्या चिंता करनी है, ये हमें तय करना है। हम एंजाइटी में उसको उन चीजों को सोचने के लिए कहते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं, और हम अपने दिमाग को थका देते हैं, जिसे हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, हम दिशा को बदलें तो किनारे बदल जाते हैं। हमें भी स्ट्रेस के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। इस सोच को मजबूत करना होगा कि ये केवल कुछ समय का हमारा बुरा दौर है। हमें इस तूफानी मौसम को पार कर एक नई बहार का स्वागत करना है। हमारी चिंता का कारण हमारा अधिक काम करना नहीं है, बल्कि उस काम के बारे में सोचना है। क्या मैंने परीक्षा में सही जवाब दिया? क्या मेरा काम बॉस को सही लगेगा? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? हम हर छोटी चीज के बारे में सोचने लगते हैं और ये हमारी आदत बन जाती है। इस किताब में चिंता को दो भागों में बांटा गया है। पहला चिंता और दूसरा चिंतन। चिंता से चिंतन तक का सफर किसी अंधकार से उजाले की ओर जाने का सफर है। हमारी जॉब को लेकर चिंता, करियर को लेकर चिंता, अच्छे स्वास्थ्य की चिंता सामान्य बात है। इन चिंताओं का जवाब हम दे सकते हैं। हम जानते हैं कि इन चिंताओं को कैसे दूर करना है। इस पर किसी और के विचार और सलाह ली जा सकती है, इस पर चिंतन किया जा सकता है। लेकिन कुछ बातों पर हम केवल चिंता कर सकते हैं, उन पर चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मुझे देर हो गई तो क्या मुझे प्रमोशन मिल जाएगा? गाड़ी चलाते समय अगर कोई चोट लग गई तो? ऐसी बातों को हम बार बार सोचते हैं, लेकिन ये चिंता हमारे चिंतन के योग्य नहीं है। चिंता से हम केवल परेशान हो सकते हैं, लेकिन चिंतन से हमें सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसी कारण शास्त्रों में भी चिंता को चिता के समान बताया गया है, क्योंकि जिस तरह चिता में जलकर इंसान का शरीर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसी तरह से चिंता से हमारा मन और दिमाग सोच में जलकर नष्ट हो जाता है। इसके लिए हमें हमारे मन को अपने अनुसार चलाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारा शरीर जटिल है, हमारा दिमाग और मन भी उतने ही जटिल हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी तरह चले, हमें इस पर पूरा अधिकार लेना होगा, और ये अधिकार अपने आप को या दूसरों को चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि उस जटिल मशीन पर या कहा जाए तो खुद पर काम करने से हासिल होगा। हम रोज खाना खाते हैं क्योंकि ये हमारी जरूरत है। उसी तरह हमारे मन और दिमाग को सही दिशा में चलने के लिए हमें रोज अच्छे विचारों से उसे सींचना पड़ेगा, न कि चिंता और बुरे विचार से उसे जलाकर हम उसे नष्ट कर दें। आपको ये समझना होगा कि कौन सी बातें आपके लिए जरूरी हैं,
जिनकी चिंता आपको करनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो चिंता से हम केवल परेशान हो सकते हैं, लेकिन चिंतन से हमें सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अपना समय उसी चिंता में लगाएं जो जरूरी है, जो आपको कोई परिणाम दे। आपको ये समझना होगा कि कौन सी बातें आपके लिए जरूरी हैं और कौन सी नहीं। आपको अपना समय उसी चिंता में देना है जो जरूरी है। हमें अपनी सोच को चिंतन के स्तर पर ले जाना पड़ेगा और उसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलें। वैसे अगर बैरी मैकडोना की माने तो एंजाइटी फील करने वाले इंसान के लिए कोई सेफ जोन नहीं हो सकता। वो उतना ही परेशान अपने सेफ जोन में होता है जितना कि कहीं और, क्योंकि उसके विचार हमेशा उसके दिमाग में रहते हैं जो बार बार उसे परेशान करते हैं। आपने कुएं की मेढक की कहानी तो सुनी ही होगी, जो हमेशा से कुएं में ही रहता था। उसके लिए उसकी दुनिया बस उतनी ही थी। उसे नहीं पता था कि बाहर कितनी विशाल और खूबसूरत दुनिया है। जब वो समुद्र के मेढक से मिला तो उसे विश्वास नहीं हुआ और वो उसकी बातों को झूठ मानने लगा। एंजाइटी और डिप्रेसिव लोगों ने भी अपने कंफर्ट जोन को एक कुएं की तरह बना लिया है। उनके लिए अब वही सुरक्षित जगह है, लेकिन अपनी सीमाओं को पार करके उन्हें समुद्र की ओर चलना पड़ेगा। तभी वो अपनी एंजाइटी से निकलने में सफल होंगे। लेखक अपने सेमिनार के दौरान कुछ लोगों से भी मिले जिन्होंने अपने सेफ जोन के बारे में राय दी। उनके एक रीडर ने जवाब दिया कि वे अपने सेफ जोन से इसलिए बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि किसी अन्य जगह पर वो अपने डॉक्टर से नहीं मिल पाएंगे। उन्हें अपनी एंजाइटी में कभी भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है। ये जवाब लेखक को बहुत बचकाना लगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ मेडिकल कंडीशन में हमें डॉक्टर्स की जरूरत होती है और हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर आप किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर्स की सलाह लें, लेकिन इसे अपने सेफ जोन में रहने का कारण बनाना गलत है। एंजाइटी और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं। हाँ, इसे एक बीमारी की तरह ट्रीट करने पर हम एक दिन जरूर ही मेंटल पेशेंट बन जाएंगे। एक छोटी सी थेरेपी के जरिए आप अपने डेयर के एक और पड़ाव को पार कर लेंगे। अपनी डेली टास्क लिस्ट बनाइए और उस पर अमल कीजिए। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें। कॉफी पर जाना, किसी पुराने दोस्त से मिलना, वॉक पर जाना, ऐसी मूवीज देखना जो आपको इंस्पायर करती हूँ। अपने ऑफिस वर्क के अलावा अपनी हॉबी पर काम करना, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको पसंद हो वो करना। केवल एक ही टास्क पर काम ना करें। शुरुआत में हर दिन कुछ नया जोड़ते जाएं। हर किसी इंसान का कोई रोल मॉडल जरूर होता है। आप भी अपने रोल मॉडल को चुनें, उनके संघर्षों को सुनें, उनसे जुड़ी कहानियां पढ़ें। हर सफल व्यक्ति में एक चीज समान होती है कि वे अपने आप को निरंतर बेहतर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आज हम जिन पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड पाने वाले सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, उन्होंने भी निरंतर प्रयास कर इस अपार सफलता को पाया है। ये एक ही पल में हासिल होने वाली विजय नहीं है। आप एंजाइटी के घने जंगल में हैं, जहां सफर के दौरान आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस किताब पर चर्चा आपको सफर का रास्ता जरूर बता सकता है, लेकिन सफर आपको ही तय करना है। आपके संघर्षों की कहानियां तभी सुनी जाएंगी जब आप उपलब्धि हासिल करेंगे। अपने आप को किसी फिल्म के कलाकार की तरह सोचें। आप इस फिल्म में कौन सा किरदार हैं? क्या खूबी है आप में? क्या आप मानते हैं कि लोग आपको इस किरदार में पसंद करेंगे? क्या आप अपने इस किरदार को पसंद करते हैं? और क्या आप असल जिंदगी में ऐसे हैं? अगर नहीं तो अपनी कहानी खुद लिखें, अपने किरदार का चुनाव करें और तब तक प्रयास करें जब तक एक सफल कहानी का निर्माण ना हो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। इस चर्चा का अंत हमारे लेखक बैरी द्वारा कही गई इस पंक्ति से करना चाहूंगा कि खेल भी हमारा है और इसके खिलाड़ी भी हम हैं। लव योरसेल्फ। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं? शायद यही कि वो भी आपसे प्यार करे, आपको समय दे, आपका सम्मान करे, आपके साथ कुछ अच्छे पल बिताए। जब हम अपने मन और दिमाग से चाहते हैं कि वो हमारी तरह चले, तो ये जरूरी है कि हम भी उसके साथ प्रेम से रहें। हम अपने दिमाग को फोर्स नहीं कर सकते कि डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में मत सोचो, तो हम उस पर अपना अधिकार कैसे करें? आपको इस चर्चा के शीर्षक से पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव की। बैरी मैकडोना की माने तो इस बात के बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अधिकांश स्थिति में ये देखा गया है कि एंजाइटी, पैनिक अटैक वाले लोग अपने साथ इसलिए अच्छा व्यवहार नहीं करते क्योंकि वो अपनी इस कंडीशन की वजह खुद को मानते हैं।
वो सोचते हैं कि वे अपनी वजह से एंजाइटी जैसी कंडीशन को आज फेस कर रहे हैं। यकीनन अगर आप अपने किसी दोस्त को एंजाइटी में देखेंगे तो जरूर उसकी मदद करेंगे। आपने अपने जीवन में भी कई लोगों को माफ किया होगा जिसने आपको कभी चोट पहुंचाई हो। आपको करना केवल इतना है कि आप जो प्रेम दूसरों से करते हैं, आपको वही प्रेम अपने आप से भी करना है। उन सभी गलतियों के लिए खुद को माफ करना होगा जिसकी वजह से आप अपने आप को मानते हैं। जैसा कि राइटर बैरी ने बताया है कि सेल्फ लव की शुरुआत हम सबसे पहले अपने आप को माफ करने से करेंगे, क्योंकि हम हमारे कल को अब नहीं बदल सकते और जो चीजें बदली नहीं जा सकती उनके बारे में अपने आप को दोष देना, उनके बारे में सोचना भी गलत है। लेखक सेमिनार के दौरान मिलने वाले लोगों के अनुभव के आधार पर यह भी जानते हैं कि लोगों का मानना है कि दूसरे उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कि वो किसी और के साथ करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें तो आप लोगों के साथ अच्छे होते हैं पर लोग आपके साथ अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से आप ये सोचने लगते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं ही नहीं। याद कीजिए कोई ऐसी उपलब्धि जो आपने हासिल की हो, स्कूल या कॉलेज के समय की, या जब कभी किसी ने आपकी तारीफ की हो। क्या यह उपलब्धि आपको रोज मिली या कभी कभार अवसर मिलने पर आपने उसको साबित किया? जिस तरह हम रोज एक ही स्तर पर नहीं चलते, रोज नई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, उसी तरह हर रोज हर इंसान के लिए हम अच्छे नहीं हो सकते। ये उनका मानना है कि आप उनकी नजरों में कैसे हैं, पर आप अपने स्तर पर सोचें कि आप कितने काबिल हैं और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। आइए राइटर बैरी द्वारा बताई गई सेल्फ लव थेरेपी करते हैं। हर सप्ताह आप अपने आप को एक खत लिखिए। अपनी सुंदरता, कपड़े, हंसी से लेकर अपनी नजर में आपने जो भी अच्छे काम किए हों उसके लिए खुद की तारीफ करिए और अपने सामने आई लव माई सेल्फ को लिखकर लगा दीजिए, जहां से आप उसे दिन में बार बार देख सकें। पर प्यार में किसी से उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन रखना सही है क्या? हम इसलिए सेल्फ लव कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी, हमारा मन हमारी बात माने? नहीं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। क्योंकि जब कोई भी इंसान एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो अपने आप को दूसरों से दूर कर लेता है। ऐसी कंडीशन में वे अपने चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं और किसी को भी वहां आने की इजाजत नहीं देते। ऐसी कंडीशन में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस को समझें, खुद से प्यार करें। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन को समझने के लिए डॉक्टर्स की गाइडेंस लेते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में CBT नाम से जाना जाता है। इसमें डॉक्टर आपसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके डिप्रेशन का कारण क्या है, आप किस तरह इसे दूर कर सकते हैं। पर यह तकनीक ज्यादा समय तक किसी पर कारगर साबित नहीं होती। चिंता नहीं करने का मतलब अपने दिमाग को स्थिर करना नहीं है। हम दिमाग को कभी बंद नहीं कर सकते। जिस तरह हमारा दिल काम करता है उसी तरह हमारा दिमाग भी हमेशा काम करता है। हमें उसे सही काम करने की गाइडेंस देनी है। वो कुछ चिंता का विषय सोचे, उससे पहले ही उसे कोई अच्छी और सही चिंता में लगाना होगा, उसे व्यस्त करना होगा, तभी हमारा दिमाग और शरीर प्रोडक्टिव हो पाएगा। एक बार मूर्खों की नगरी में एक बात फैला दी गई कि कोई दानव धुएं के रूप में आता है और सारे पैसे ले जाता है। असल में वे कोई दानव नहीं थे बल्कि चोर थे, जो ये जानते थे कि मूर्ख इस कहानी से जरूर डर जाएंगे और इसी तरह सारे मूर्ख इस बात से डर भी गए। उनके मुखिया ने सलाह दी कि जब भी धुएं वाला दानव आए तो सभी उसका मुकाबला करें। लोग डंडे लाठियां लेकर उसका इंतजार करने लगे। जब चोरों ने धुआं किया तो सभी लोग दानो दानो चिल्लाने लगे। किसी ने कहा उसके सर को पकड़ो, किसी ने कहा पैरों पर मारो। कुछ मूर्ख उसे पकड़ने की कोशिश भी करने लगे। जब सभी मूर्ख धुएं के साथ जंग जीतने में लगे थे, चोरों ने आराम से अपने काम को अंजाम दिया और चोरी करके निकल गए। हमारा दिमाग जब किसी काम को करता है, सोचता है, तो पूरी तरह उसी सोच में डूब जाता है। अगर हम किसी प्रोडक्टिव काम को करना चाहेंगे तो भी वो काम करेगा, और अगर हम केवल चिंता करते हैं तो भी वो काम करेगा। जिस तरह मूर्खों के लिए अपने पैसे बचाने से पहले धुएं से लड़ना जरूरी था और वो अपनी सारी ताकत वहीं लगा रहे थे, उसी तरह एंजाइटी, डिप्रेशन से लड़ने वाले लोग भी उन चीजों से लड़ रहे हैं जिनका वास्तव जिंदगी से कोई संबंध नहीं है, और बदले में अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी खुशी खो बैठते हैं। आज हमारे पास जो डिग्री है, जहां हम काम कर रहे हैं, हमने उसके लिए एक समय मेहनत की है। हमारे भविष्य का निर्माण भी
हमारे आज से होता है। कुछ चीजों को हमें वास्तव में ध्यान से सोचना भी चाहिए। हमारा दिमाग और शरीर कुछ बुरी कंडीशन से पहले हमें सतर्क भी करता है। यकीनन आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा। बैरी इस चर्चा में अपने साथ घटी एक ऐसी ही घटना का इस किताब में वर्णन करते हैं, जहां वे कुछ सालों पहले अपनी पत्नी के साथ साउथ अमेरिका के पास बहने वाली अमेजन नदी के किनारे घूमने जाते हैं। उनके पास एक छोटी सी नाव होती है। उन्हें वहां गाइड करने के लिए एक 14 साल का लड़का होता है। लेखक और उनकी पत्नी के अलावा वहां कुछ और लोग भी थे। बैरी का मानना था कि एक अनजान जगह में आप एक 14 साल के बच्चे पर भरोसा नहीं कर सकते। बैरी का यह सोचना सही भी था। एक दिन जब वो अमेजन नदी की सैर कर रहे थे, उस दौरान जोरों की बारिश होने लगी। उस नाव में लेखक, उनकी पत्नी, एक जापानी यात्री और 14 साल का गाइड भी था। तूफान और बारिश के कारण तेजी से नाव में पानी भरने लगा। ये वो समय था जब नाव में बैठे सभी लोग केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। बैरी मैकडोना की पत्नी ने कहा, हम नहीं बच पाएंगे। उस समय लेखक के पास अपनी कोक की बोतल थी। जापानी यात्री और बैरी ने उस बोतल को चाकू से काटकर डूबने से बचाया। किनारे पर पहुंचने पर गाइड के नाविक पिता अपने बेटे को देखकर भावुक हो गए। इस घटना का सारांश यही है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी चीज से घबराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय रहते हमें उससे बचने के उपाय भी ढूंढ लेने चाहिए। अपने दिमाग को एक्टिव रखना चाहिए, जिससे कि वो सही दिशा में सोच सके, वरना हमारी जिंदगी की कश्ती भी डूब सकती है। संघर्ष और परिणाम। क्या आपने प्राचीन जापानी कला किंतसोगी के बारे में सुना है? जापान के लोग मिट्टी के बर्तनों के टूट जाने पर उन्हें फिर जोड़ देते हैं। उसके लिए वो सोने का उपयोग करते हैं, और जब वो उस मिट्टी के टूटे टुकड़ों को पिघले हुए सोने की मदद से जोड़ देते हैं तो उसे एक कीमती चीज की तरह संभाल कर रखा जाता है। वो ये मानते हैं कि ये उस बर्तन का दूसरा जन्म है, जो और भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती है। जैसा कि फारसी कवि रूमी ने भी कहा है कि किसी अंधेरी जगह पर रोशनी के लिए हमें दरारों की जरूरत होती है। हमने एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक जैसी भयानक स्थिति का सामना किया है, तो हमारे मन और दिमाग पर जरूर इन सभी के कारण घाव भी हुए हैं। एक बार जब एक युवक ने निर्णय लिया कि मुझे संन्यास लेना है, तो उसके गुरु ने पूछा कि तुम संन्यास क्यों लेना चाहते हो? युवक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी प्राणी को दुख पहुंचे, उसे मेरे कारण किसी कष्ट का सामना करना पड़े। मेरे पिता और मेरी माँ मेरे भविष्य के लिए चिंता करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी चिंता करें, मेरे लिए काम करें, इसीलिए मैंने संन्यास लेने का निर्णय लिया है। युवक की बात सुनकर गुरुजी ने उसे आज्ञा दी, तुम किन्हीं 3 चीजों को मेरे पास लेकर आओ, लेकिन किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाए बिना। युवक उनकी आज्ञा सुनकर चला गया। सबसे पहले उसे रास्ते में एक पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ से पूछा, अगर तुम्हें कष्ट ना हो तो क्या मैं तुम्हारी टहनी से फल तोड़ सकता हूँ? पेड़ ने उससे कहा, तुम फल तो ले सकते हो, पर मुझे इसमें थोड़ा कष्ट तो जरूर होगा। ये सुनकर युवक आगे की ओर चल दिया। आगे चलते हुए उसे एक गाय मिली। उसने गाय से पूछा, क्या मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई कष्ट ना हो तो? गाय ने भी कहा, तुम दूध तो ले सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा कष्ट तो होगा। उसे पूरी यात्रा के दौरान कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वो बिना किसी कष्ट पहुंचाए ली जा सके। जब निराश होकर युवक गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम बिना कष्ट के हासिल कर सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जब हम एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ एक लंबा समय गुजारते हैं तो ये हमारे शरीर और मन पर भी इफेक्ट डालता है। बैरी कहते हैं कि एंजाइटी से हमें हमारे दिमाग को क्या हानि हुई है, ये जानने के लिए पहले हमें उन सारे पड़ावों को पार करना होगा जो कि उन्होंने पहले की चर्चाओं में बताए हैं। जब आप इस एंजाइटी के कठिन दौर से निकल जाएंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि आप में कितना बदलाव आया है। आप महसूस करेंगे जैसे कि आप जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो, और नई शुरुआत से पहले हमने जिन पुरानी चीजों को चोट पहुंचाई है उसे नए सिरे से जोड़ना होगा। हमारे केवल विचार बदले हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ आ गए हैं, लेकिन हमारा शरीर और दिमाग वही है। आने वाले जीवन में हमारे क्या उद्देश्य हों, हम कैसे एक नए बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करें, उसके लिए लेखक बैरी मैकडोना ने 3 चरणों को पार करने के लिए कहा है, जो कि है क्षमा, ज्ञान और आभार। हमने क्षमा करने की शुरुआत पिछली चर्चा से की थी। जैसा कि किताब के राइटर ने बताया कि हमें पहले अपने आप को क्षमा करना पड़ेगा। ये सब मेरे ही साथ क्यों? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मैंने डिप्रेशन का एक बुरा दौर देखा है?
आप शायद ये जान गए होंगे कि हमारे लिए सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए खुद के साथ एक अच्छा व्यवहार कितना जरूरी है। एक टूटी हुई पुलिया पर हम तब तक नहीं चढ़ सकते जब तक कि उसे सही ना करें। उसी तरह ये जरूरी है कि नई शुरुआत से पहले एक साहसिक कदम बढ़ाएं और दूसरों को और अपने आप को क्षमा करें। लेखक ने गांधी जी के कहे शब्दों को भी दोहराया है कि एक कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा केवल मजबूत व्यक्तित्व का इंसान ही कर सकता है। क्षमा करने से हम अपने अंदर दो बदलाव देखेंगे। पहला कि हम अपने मन में एक तरह की शांति महसूस करेंगे और दूसरा कि हम जिन चीजों के लिए खुद को दोष दे रहे थे अब हम उनके बारे में चिंता नहीं करेंगे। क्षमा में एक ताकत होती है कि वो चीजों को बढ़ने से रोक देती है, चाहे वो झगड़ा हो या फिर किसी के लिए बुरे विचार। दूसरा चरण है ज्ञान। यहाँ ज्ञान का मतलब एंजाइटी के कारणों का ज्ञान होने से है। हमारी डेली रूटीन में हम जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रीजन जरूर है। अगर हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है तो उसका भी कोई कारण है। तो क्या हमारी एंजाइटी का भी कोई कारण है? हाँ, जो व्यक्ति एंजाइटी पैनिक अटैक के दौर को पार कर लेते हैं वे सामान्य व्यक्ति की तुलना में दिमागी रूप से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अपने आप से सवाल पूछें कि आपने अपने इस बुरे दौर से क्या सीखा। क्या आपने कुछ ऐसा भी अनुभव किया जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे या जिसे सोचकर अब आपको हंसी आती हो? बैरी मैकडोना बताते हैं कि उन्होंने कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि उन्हें अपनी थेरेपी के दौरान पता चला कि वे अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, अच्छा गिटार बजा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने साथ समय बिताया। खुद को जानने पर ही हमें हमारे पैशन और रुचि का पता चलता है। तीसरा चरण है आभार। क्या आपको कभी महसूस होता है कि हम दौड़ रहे हैं तेज रफ्तार के साथ? किसी चीज को पाने की इच्छा, किसी से प्रेम पाने की उम्मीद, पैसा कमाना, खुद को डिप्रेशन से दूर रखना। हमारे पास खुद को व्यस्त रखने के लिए हजारों चीजें हैं, सोचने चिंता करने के लिए अनगिनत विचार हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसा कि पहले की चर्चाओं में भी इस बात को बताया गया है कि हमारा काम है कर्म करना, दिमाग का काम है सोचना। पर क्या इसकी कोई गति है? हमें कितना काम करना चाहिए, कितना सोचना चाहिए, क्या इसके लिए कोई सही माप है? बैरी कहते हैं कि हमें दोनों हाथों से बटोरने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ना भी चाहिए। अगर हमारे अंदर आभार का भाव नहीं होगा तो हमारे अंदर अभिमान का भाव इसकी जगह ले लेता है। ये ना भूलें कि आप एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। हमें हर उस चीज के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहना चाहिए जो हमारे पास है, जिन चीजों को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक अद्भुत जीवन जी रहे हैं जहां आप हर रोज कुछ सीख रहे हैं, अपने आप का निर्माण कर रहे हैं। हमने जो भी समय एंजाइटी के साथ बिताया है उसके लिए भी हमें धन्यवाद कहना चाहिए। अगर हम इस यात्रा को नहीं करते तो हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। हम उसी व्यक्तित्व के साथ जी रहे होते जो पहले था। समय के साथ कुछ नहीं बदलता, ना ही कुछ बेहतर होता है। किसी बर्तन का आकार बदल देने से पहले उस पर चोट करना जरूरी होता है, वरना वो अपने पुराने स्वरूप में ही रहती है। लेखक बैरी मैकडोना अपने मित्र के साथ घटी घटना से संघर्ष और उसके बाद के परिणाम को इस किताब में समझाने की कोशिश करते हैं। उनके एक मित्र एक दिन ककून को घर ले आए जो उन्हें किसी पेड़ की टहनी पर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि वो एक तितली को अपने सामने जन्म लेते देख पाएंगे। ककून के लिए एक उचित वातावरण भी बनाया। जब ककून से तितली ने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो अपने प्रयास में ककून से पूरी तरह नहीं निकल पाई और बीच में ही रुक गई। लेखक के मित्र ने जब ये देखा तो उन्होंने एक छोटी सी सुई से उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके कारण उसके पंखों की जगह घाव हो गया और उसे उड़ने की स्वतंत्रता कभी नहीं मिली। कई बार हम ये नहीं जानते कि हमारे संघर्ष के बाद हमें क्या खजाना मिलने वाला है। तो इन तीनों चरणों में हमने एंजाइटी, डिप्रेशन से निकलकर अपने नए व्यक्तित्व में क्या बदलाव करने के उपायों को जाना। कभी कुछ और विचारों और कहानी के जरिए जानेंगे कि एंजाइटी को कैसे दूर करें। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नई शुरुआत कैसे करें? रवि और राजू एक ही गली के दो अच्छे दोस्त थे। टूटी सकरी गलियों में उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। वे दोनों साथ खेलते। रोज सुबह रवि राजू के घर के बाहर आवाज लगाता और दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते। रवि और राजू काफी बातों में एक जैसे थे, लेकिन रवि पढ़ने में कमजोर था। उसे किताबी बातें जरा देर से समझ में आती थीं। स्कूल में उनकी दोस्ती के किस्से भी सभी को पता थे,
लेकिन ये दोस्ती उनको गणित के मास्टर जी से नहीं बचा सकती थी। हर परीक्षा में राजू रवि को नकल में मदद करता, जिससे वो अगली कक्षा में साथ रहे। गणित के मास्टर जी को यह पता था कि राजू रवि की मदद जरूर करेगा और भविष्य में रवि को राजू के भरोसे रहने की आदत हो जाएगी। मास्टर जी ने परीक्षा के दौरान दोनों को अलग अलग बिठा दिया और मास्टर जी ने जैसा सोचा था वही हुआ। रवि परीक्षा नहीं पास कर पाया। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह कहानी क्यों सुना रहा हूं। हम तो एंजाइटी से निकलने की बात कर रहे थे। बिल्कुल, हम अभी भी उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने इस पूरे सफर में एक लंबी यात्रा तय की है, हम उसमें सफल भी हुए हैं। तो ऐसा क्या है जो हमें अभी भी जानना है? इस कहानी को आपने मेरी आवाज में गौर से सुना होगा। जरा फिर से याद कीजिए कि मास्टर जी रवि को राजू से अलग क्यों बैठाते हैं। शायद आपने जवाब सोच लिया होगा, क्योंकि रवि को आदत हो गई थी परीक्षा में राजू के भरोसे रहने की, और अभी इस समय हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं। हमने कुछ चीजों को अभी भी पकड़ रखा है, ये कहकर कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। मैं इन चीजों के बिना अच्छा महसूस नहीं करता। आप भी ऐसी ही चीज के साथ अभी जुड़े हुए हैं, जैसे कि अपने साथ किसी को हमेशा साथ रखना ताकि आप अकेला ना महसूस करें, अपनी जेब में दवाइयां लेकर घूमना, हर समय किसी से फोन पर लगे रहना, या फिर अपने आप को नशे का आदी बना लेना। हम अपने जीवन को अभी भी किसी और की सहायता से चला रहे हैं। लेखक ने शुरुआती चर्चा में जरूर कहा है कि हमें अपने आप को एंजाइटी से बाहर करना है। इस काम में अगर किसी तरह की मदद हमें चाहिए तो हमें जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन उसको अपनी एक नई कमजोरी बना लेने से हम अभी भी एक निर्भर इंसान ही हैं। इस किताब को कई लोगों ने पढ़ा और पत्र के माध्यम से अपने सुझाव और अपनी कहानियां लेखक को भेजी। इसमें एक खत लेखक को बहुत पसंद आया, जिसका उन्होंने इस किताब में जिक्र भी किया है। रीडर लिखते हैं, धन्यवाद बैरी, आपके द्वारा लिखी किताब डेयर को मैंने पूरा पढ़ा। हालांकि अब मैं एंजाइटी का पेशेंट नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने इस किताब से बहुत कुछ सीखा। आपकी किसी और पर निर्भर रहने की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं इतने समय बाद भी ये नहीं सोच पाया कि मैं भी हर चीज के लिए आज भी अपनी पत्नी पर निर्भर हूँ। जब वो नहीं होती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। उसने मेरा साथ हमेशा दिया, एक दोस्त, एक पत्नी के रूप में। मेरे साथ हुए कार एक्सीडेंट के 6 साल तक उसने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अपनी जिंदगी के लिए उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन अब मैं उन पर निर्भर नहीं रहूंगा। आपकी किताब पढ़ने के बाद मैंने अपनी पत्नी को उन सभी बातों के लिए धन्यवाद कहा जब उसने मेरी मदद की, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं बना सकता हूं। इस किताब के लिए आपका शुक्रिया बैरी। आपका रीडर। क्या आप भी इस समय कोको एफएम को खत लिखकर धन्यवाद कहना चाहते हैं? वैसे आप ये कर सकते हैं, हमें आपके खतों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए आप कुछ चीजें अपने दिमाग में रख लीजिए जो आपको नहीं भूलनी है। मैंने इस विषय को हेल्थ इज वेल्थ नाम दिया है, और जैसा कि लेखक ने बताया है, एक अच्छी हेल्थ के लिए हम कुछ चीजों से दूरी बनाएंगे, जैसे कि शुगर का यूज खाने में कम करेंगे, अल्कोहल से दूर रहेंगे, फैट कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे ताकि हमारा दिल स्वस्थ रहे, पानी पीना ना भूलें, शरीर को जितना हो सके हाइड्रेट रखें। कुछ लोग इस मिथ पर भी विश्वास करते हैं कि हमें रोजाना 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि हमें पानी की कितनी जरूरत है ये हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। ज्यादा मात्रा में पानी पीना भी शरीर के लिए सही नहीं है। अपनी डाइट में ज्यादा कोई बदलाव नहीं करें, थोड़ी हेल्दी चीजें ऐड करें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पर जितना हो सके अपने खाने में चीनी और नमक को कंट्रोल में ही यूज करें। इसके पीछे एक कारण भी है कि एंजाइटी और डिप्रेशन वाले व्यक्ति हर चीज में जल्दी रिएक्ट करते हैं, जिसका सीधा असर उनके ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। और अगर हम डाइट में इस बात पर ध्यान नहीं देते तो इसमें परिणाम बुरे होते हैं। कॉफी की लत एक नशे की लत की तरह ही है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई इंसान कितना परेशान है तो उससे ये पूछो कि आप डेली कितने कप कॉफी पीते हैं। जो जितना ज्यादा कैफीन का सेवन करता है वो उतना ही परेशान और बेचैनी महसूस करता है। इसलिए अपनी डेली लाइफ में इसका लिमिट में ही उपयोग करें। एक्सरसाइज। इसे सुनकर आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि क्या अब हमें एंजाइटी से निकलने के लिए जिम जाना पड़ेगा? नहीं, अपने दिमाग में एक बॉडी बिल्डर की छवि मत बनाइए। एक 50 साल के व्यक्ति की छवि बनाइए जो एकदम स्वस्थ हो, पार्क में दौड़ रहा हो, अपने काम करने के लिए किसी पर निर्भर ना हो, उठने बैठने के लिए वो किसी चीज का सहारा नहीं लेता हो, आंखों में चमक और चेहरे पर 20 साल के नौजवान जैसा तेज हो।
इतना तो हम जरूर कर सकते हैं, डेली रूटीन में कुछ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को कर हम अपने आप को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अपने लिए हर रोज थोड़ा समय निकालें। अपने आप पर किसी मशीन की तरह काम मत करें कि आपको 5 महीने में इतनी बॉडी बनानी है। ये आपका शरीर है, ये जिस तरह काम करता है उसे जाने और वक्त दें। हो सकता है कि आप उस तरह की बॉडी 2 महीने में बना लें या कभी 1 साल में भी न बन पाए। ये हर इंसान की अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। और एक आखिरी बात, लेकिन जरूरी बात, हंसना डिप्रेशन से निकलने की सबसे बेस्ट थेरेपी है। जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन एक्टिव नहीं रहते, तनाव का लेवल अपने आप कम होने लगता है। हंसने को अब एक योग के रूप में भी जगह दी गई है। जिस तरह हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह अगर हम डेली लॉफ्टर थेरेपी भी करेंगे तो ये हमारे दिमाग और दिल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हम व्यर्थ ही किसी भी बात की चिंता करके खुद को पैनिक अटैक जैसे सिचुएशन में डाल लेते हैं। लेकिन जब हम हंसने की बात करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास हंसने का कोई कारण नहीं है, बिना वजह मैं कैसे हंस सकता हूँ। तो इसे एक डॉक्टर की दवाई समझकर ही करें, पर हंसें जरूर। ये भी देखा गया है कि जो लोग हंसते हैं, खुश रहते हैं, इस बात का सीधा असर उनके दिल पर होता है। वे किसी और की तुलना में ज्यादा स्वस्थ होते हैं। हम किताब के आखिरी चर्चा के बेहद करीब हैं। अभी के लिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अगली चर्चा में कुछ और बातें, कुछ और किस्से जो हमें इस सफर में जोड़े रखेंगे। नमस्कार।